दोस्तों स्वागत होगा चल पर की बड़ी खबर के साथ एक बार के सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कर्नाटका के अंदर आज आखिरकार जनता के फैसले का होने जा रहा है ऐलान। बताएंगे आपको सुबह से किस तरीके की अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर कर्नाटका के अंदर त्रिशंकु विधानसभा बनने की उम्मीद में बैठे जेडीएस के नेता पहुंच गए सीधे सिंगापुर। बताएंगे वहां से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से संपर्क साधा जाएगा। दोस्तों बड़ी अपडेट सामने आ रही है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी अपनी पार्टी को ऑपरेशन कमल से बचाने का किया है प्रयास। पार्टी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। दोस्तों इसी के साथ में कर्नाटका में ईवीएम पर उठे सवाल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जवाब दिया गया है और राहुल गांधी के मामले पर सजा सुनाने वाले जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया है तगड़ा झटका। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। वहीं दोस्तों सचिन पायलट ने फिर से कर दिया बड़ा ऐलान, कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। इस बार का चुनाव में बीजेपी की होने वाली है करारी शिकस्त। बताएंगे क्या कुछ और उन्होंने कहा है और बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर भी किस तरीके की टिप्पणी सचिन पायलट ने की है। दोस्तों इसके साथ में द केरला स्टोरी को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई की है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसके साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के सर्टिफिकेशन के लिए सर्वे का आदेश जारी किया है। इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका की जनता आज शाम होते होते परिवर्तन की लहर पर मोहर लगाकर इस बार सरकार बदल देगी तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर देश भर के सबसे बड़े राज्यों में से एक कर्नाटका के राज्य के जनता के निर्णय का समय आ चुका है। दोस्तों आज कर्नाटका के अंदर सुबह से ही लगातार वोटों की गिनती जारी है। आपको बता दें कि इन वोटों की गिनती से पहले सट्टा बाजार ने एक बार फिर से अपना रुख बदलते हुए जानकारी दी है। दोस्तों हापुड़ के सट्टा बाजार के आंकड़े की माने तो कांग्रेस पार्टी 110 सीटें जीत सकती है जबकि बीजेपी को अधिकतम 75 सीटें मिलेगी। इसी के साथ में फौलादी सट्टा बाजार को लेकर भी क्लेम किया गया है कि 137 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। इस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं। पालनपुर सट्टा बाजार ने 141 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी है। इस तरीके का दावा सामने आया। दोस्तों एबी न्यूज की ओर से पूरे सट्टा बाजार के बारे में डिटेल में जानकारी के साथ ये बातें कही गई है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताइए क्योंकि शाम होते होते जो आंकड़े सेटल होंगे सट्टा बाजार इसके संकेत दे रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार वोटों की गिनती जारी है। जिन वीवीआईपी सीटों पर लोगों की नजर बनी हुई है दोस्तों उनमें से है शिवगंगा विधानसभा क्षेत्र जिसपे बसवराज बोम्मई चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यासिर अहमद कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बोम्मई को पिछली बार चंद हजार वोटों से जीत मिली थी और इस बार उनका चुनाव फंसा हुआ है। साथ साथ वरुणा विधानसभा क्षेत्र जो सिद्धरमैया का क्षेत्र है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा समर्थन मिल सका है। साथ साथ दोस्तों चितपुर एससी विधानसभा क्षेत्र यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे की सीट इस बार चर्चा में रही है क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने मणिकांत राठौर को मैदान में उतारा था जो मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को सफाई करने की बातें कर रहे थे यानी धमकी दे रहे थे और इससे पहले 30 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है बीजेपी के इस प्रत्याशी पर। ऐसे में दोस्तों इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला हो सकता है। साथ साथ बता दें कि तीर्थहल्ली विधानसभा क्षेत्र पर गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने दमदार उम्मीदवार उतार रखा है। साथ साथ कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र डीके शिव कुमार का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। हालांकि कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र के पुराने आंकड़े और हाल फिलहाल के अंदर जिस तरीके से जनता ने रिस्पांस दिया है कहा जा सकता है कि डीके शिव कुमार के लिए यहाँ पर जीतना काफी आसान होगा। साथ साथ दोस्तों पुलकेशी नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास मूर्ति को पिछली बार जबरदस्त जन समर्थन मिला था। इस बार जेडीएस के उम्मीदवार प्रसन्ना कुमार कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी वीवीआईपी सीटें हैं और इसके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की सीटें हैं और लक्ष्मण सावदी के मैदान में उतरने के बाद और भी कई सारे वीवीआईपी सीट बन चुकी हैं। आप लोग इन सभी आंकड़ों पर लगातार नजर बनाए रखिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा जो भी अपडेट आपके पास हो। साथ साथ दोस्तों जेडीएस ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेताओं से बातचीत की बातें कही गई है। आपको बता दें कि कर्नाटका राज्य के अंदर त्रिकोणीय विधानसभा की उम्मीद में बैठी जेडीएस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से बयान दिए जा रहे हैं। कर्नाटका चुनाव के अंतिम रिजल्ट आने से पहले दोस्तों जेडीएस की ओर से कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि जेडीएस ने सबसे पहले अपनी पार्टी के नेता कुमारस्वामी को सिंगापुर भेजा है जहां भेजने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये नजर आता है कि वहां से वह दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे सरकार बनाने के लिए अगर त्रिकोणीय या त्रिशंकु विधानसभा बनती है दोस्तों। और ऐसे में देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने पार्टी के संभावित जीतने वाले विधायकों से संपर्क साधा है और उन्हें अपने साथ सुरक्षित रखने की कवायद शुरू कर दी है। कर्नाटका चुनाव के बाद आए कुछ एग्जिट पोल में जेडीएस के सरकार गठन में किंग मेकर बनने के कई सारे मामले सामने आए दोस्तों। इसके बाद खरीद फरोख्त की राजनीति भी तेज हो सकती है। जेडीएस ने अपने संभावित उम्मीदवारों को लेकर चिंता का आलम व्यक्त किया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कमान संभाल ली है लेकिन जिस तरीके से कुमारस्वामी सिंगापुर अचानक से गए हैं माना जा रहा है कि एक डील करने के लिए शायद वहां गए हैं क्योंकि वहां से आसानी से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के साथ में डील कर पाएंगे क्योंकि अगर कर्नाटका में रहते तो मीडिया अटेंशन के कारण सही से बातचीत नहीं हो पाती। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा आखिर अचानक से कुमारस्वामी क्यों सिंगापुर गए हैं दोस्तों। जो कुछ आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा क्योंकि जेडीएस के नेता ने इस तरीके के संकेत दिए हैं
जेडीएस के वरिष्ठ नेता तनवीर अहमद ने बताया कि निर्णय ले लिया गया है, जब सही समय आएगा तब जनता के सामने जाकर इसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटका के लोग चाहते हैं कि हम राज्य की बेहतरी के लिए दोनों राष्ट्रीय दलों पर नजर रखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है कि क्षेत्रीय दल कर्नाटका के विकास के लिए काम नहीं करना चाहेंगे। हम जरूर काम करना चाहेंगे। हमने सारे नेताओं के साथ में बातचीत के दरवाजे खोल रखे हैं, जो हमें अच्छा विकल्प देंगे हम उनके साथ जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों जेडीएस को भी पता है कि वो अकेले दम पर सरकार तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन अगर 30 से 40 सीटें जीतेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कर्नाटका के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और त्रिकोणीय मामला फंस जाएगा और इसमें सीधा फायदा जेडीएस पार्टी को मिलेगा। हालांकि ये सारा एजम्पशन पर चल रहा है, लेकिन एक बात तय है कि एग्जिट पोल के नतीजे के बाद सारे विकल्प खुलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा सकता है, इसे लेकर हमें अतिरिक्त सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों ऑपरेशन लोटस क्या बीजेपी के लोग चलाएंगे? जब ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुमत हासिल करेंगे, लेकिन बीजेपी नेताओं का बॉडी लैंग्वेज इस बात के संकेत दे रहा है कि राज्य के अंदर शायद उन्हें जीत की उम्मीद नहीं है। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जहां पर चुनाव में पार्टी के जीत के बड़े बड़े दावे करने वाले नेता बसवराज बोम्मई और येदियुरप्पा जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे वोटों की गिनती से कुछ घंटे पहले, तो इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि बीजेपी के नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज है काफी कमजोर है। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट है, कर्नाटका से पहले दक्षिण अफ्रीका में यूज की गई थी क्या ईवीएम? कांग्रेस पार्टी के आरोप पर आयोग की ओर से जवाब दिया गया है। दरअसल दोस्तों कर्नाटका चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के महासचिव और कर्नाटका कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए कहा कि यह चिंताजनक है कि आयोग ने इस चुनाव में जिन ईवीएम को तैनात किया है वह पहले दक्षिण अफ्रीका में चुनाव में इस्तेमाल हो चुके हैं। हमें अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिली है, ECIL के सॉफ्टवेयर में इन ईवीएम को रिवैलिडेशन और रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरे बिना सीधे दक्षिण अफ्रीका से मंगा ली गई है और आयोग ने उन्हें प्रमाणित भी कर दिया गया। ईवीएम की पूरी सत्यापन प्रक्रिया पर हमें गंभीर संदेह है। आगे लिखा गया कि हमें आशंका है कि ये बात स्पष्ट नहीं है कि कर्नाटका चुनाव में ईवीएम को फिर से क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है बिना प्रोटोकॉल का पालन किए हुए। इस पर दोस्तों आयोग की ओर से जवाब सामने आया है। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए कहा कि जब भी दूसरे राज्य या जिला या निर्माताओं के जिला गोदाम में ईवीएम को हासिल किया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों को इसे देखने के लिए बुलाया जाता है। कांग्रेस पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधि को ईवीएम हासिल करने वाली जगह के बारे में बताया गया था। कांग्रेस पार्टी ने नियम का हवाला दिया है, जिस पर आयोग ने कहा कि कई सालों से चली आ रही राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते चुनाव में शामिल होने के कारण कांग्रेस पार्टी को आयोग के प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य से कि कांग्रेस के राज्य और जिला स्तर के प्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल में शामिल करने के लिए बुलाया गया था। आयोग ने बताया कि ईवीएम की प्रथम स्तर की जांच के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और इसके बाद अगले स्तर की भी जांच की गई है। हालांकि दोस्तों आयोग की ओर से जो बातें कही गई है, देखते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सूरत के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा सहित गुजरात के 68 निचले अदालत के अधिकारियों के पद उन्नति पर रोक लगाई है। सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा ने ही मानहानि के मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति CT रवि की पीठ ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली 2005 के अनुसार योग्यता सह वरिष्ठता के सिद्धांत और योग्यता परीक्षा पास करने पर ही पदोन्नति होनी चाहिए। नियमावली में 2011 में संशोधन किया गया था। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा जारी की गई सूची और न्यायाधीशों की पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश गैर कानूनी और अदालत के निर्णय के विपरीत है। इसके लिए ये फैसला लिया गया है कि इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। कुल मिलाकर दोस्तों सरकार के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता और लगातार पदयात्रा कर रहे सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में फिर से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ चुनाव जीतेगी। कर्नाटका के अंदर भी हम बीजेपी के शासन को खत्म करेंगे। राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री आए थे और कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में आपसी विवाद है, सबसे पहले उनको अपनी पार्टी का विवाद सुलझाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर विपक्ष के मुख्य दल के तौर पर काम करने में विफल रही है और अब राजनीति कर रही है। उनको समझ में आना चाहिए कि राज्य की जनता उनके विपक्ष के रवैये को लेकर भी उनसे नाराज है। यानी बीजेपी के लोग विपक्ष की भूमिका भी सही से नहीं निभा पाए हैं। सचिन पायलट ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में फिर से सरकार बनाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी के विधायक मदन दिलावर के खिलाफ 302/120 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि जयपुर के संजय सर्किल पुलिस थाने में 3 दिन पहले FIR दर्ज कराया गया था। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के चुनाव के रिजल्ट लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार 73.19% वोट पूरे कर्नाटका में पड़े हैं। यानी पिछली बार के कंपेयर में इस बार लगभग 2% का इजाफा देखने को मिला है। इससे पहले इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन ने अलग तरीके के दावे किए थे। दरअसल दोस्तों इलेक्शन कमीशन के वोटों की गिनती आज लगातार जारी है, लेकिन जो वोट परसेंटेज है उसमें एक देखने वाली बात यह है कि शहरी इलाकों के अंदर काफी कम वोट पड़े हैं। क्या इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है या फिर किसी और तरीके का रवैया जनता दिखा रही है? जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ साइकोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर योगेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका के चुनाव में 10 में से 8 एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी के खाते में है और इसीलिए कहा जा सकता है कि राज्य की जनता ने क्लियर कट मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी को दी है। इस बार जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि बजरंग बली का मुद्दा बीजेपी ने और मीडिया के लोगों ने काफी बनाने की कोशिश की, लेकिन यह बन नहीं पाया। मीडिया को डरा के, धमका के, फुसला के, लालच के बीजेपी ने जेब में रखा हुआ है। बजरंग बली का मुद्दा तो इन्होंने ही उठाया था। वैसे देखिए तो चुनाव शुरू से ही एक तरफा रहा है। कांग्रेस पार्टी पिछले 40 वर्षों में किसी भी पार्टी को जनता ने लगातार 2 बार सत्ता में वापसी नहीं कराई है। फिर इस सरकार का तो कामकाज इतना खराब है, भ्रष्टाचार के मामले पर तो बीजेपी की सरकार बुरी तरीके से बदनाम है, तो जनता वापसी करवाएगी ये लगभग असंभव है। और इस वक्त जो कर्नाटका से नतीजे सामने आ रहे हैं दोस्तों, इसी और संकेत दे रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ इजरायली डिप्लोमेट ने शेयर की भारतीय सड़कों पर आवारा गायों की फोटो। अखिलेश यादव ने कसा तंज, लोग भी ले रहे हैं सोशल मीडिया पर जमकर मजे। आपको बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री के प्रवक्ता लियोर हयात ने भारत के दौरे पर अपनी यात्रा के दौरान जो फोटो खिंचवाई है उसकी तस्वीरें जारी की है। दोस्तों उन्होंने भारत के यात्रा के दौरान जो तस्वीरें शेयर की है उसमें 2 तस्वीरें उन्होंने शेयर की है। एक तो इंडिया गेट के पास खड़े हैं और दूसरी वो तस्वीर जिसमें सड़कों पर गाय घूम रही है। अखिलेश यादव ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा है कि इजराइल सरकार के प्रवक्ता ने अपने भारत भ्रमण की तस्वीरों में सड़क पर चलते चौपाइयों को दिखाकर पूरी दुनिया में भाजपा सरकार की बद इंतजामी को जग जाहिर कर दिया है। बात बात में झूठ बोलने वाली बीजेपी अब क्या ये प्रचारित करेगी कि हमने सड़कों पर पशु उद्यान बना दिया है? बीजेपी के लोगों से सवाल पूछा गया है दोस्तों। हालांकि भाजपा का कोई नेता इस पर जवाब नहीं दे रहा है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी के निर्माता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि आपने इस पर बैन क्यों लगाया है? इस नोटिस का जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकार ने जो रोक लगा रखी है दोस्तों, उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये नोटिस दिया गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। क्या बैन लगानी चाहिए थी या नहीं लगाना चाहिए था? दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। वहीं पर सिंधिया का दावा, कहा कर्नाटका में बनेगी बीजेपी की सरकार। एग्जिट पोल पर नहीं बल्कि जनता के पोल पर विश्वास है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया वही नेता है जो मध्य प्रदेश के अंदर जनता के पोल से इतर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं और कर्नाटका में उनको उम्मीद है कि वो जनता के पोल पर विश्वास करेंगे। यानी दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जनता के द्वारा दिए गए वर्डिक्ट को बदलकर किसी और की सरकार बना देते हैं, उन्हें कर्नाटका के अंदर जनता के मैंडेट पर विश्वास हो रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश का सीएम कमलनाथ जी बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे मध्य प्रदेश के सीएम बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अगर हमारी सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। कोई इफ और बट की स्थिति नहीं है। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता टीएस सिंहदेव ने भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजनांदगांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान ये बातें कही है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल ही होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा या तो पीसीसी के अध्यक्ष होते हैं या फिर वर्तमान के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके मद्देनजर वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस पार्टी में जो आपसी फूट की खबरें मीडिया में फैलाई जाती है दोस्तों, उसे पूरी तरीके से खंडित किया गया है। इससे पहले पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी पार्टी की गुटबाजी को कम करते हुए दोनों नेताओं में पैचअप करवाया था। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी थी और पार्टी को जीत मिला था। उसके बाद कर्नाटका में भी आप लोग देख ही रहे हैं सुबह से किस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा था। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी को इससे भारी फायदा पहुंचने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। भूपेश बघेल ने आश्वस्त किया, कहा ऑपरेशन कमल इस बार कर्नाटका में नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि नतीजे आएंगे, हमारे पक्ष में आएंगे, एक तरफा आएंगे और अगर सरकार तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग भी अपनी तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों अगर थोड़ी सी सीट इधर उधर होंगी तो भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी तुरंत कर्नाटका भेज सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी भूपेश बघेल को ही भेजा गया था। साथ साथ सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को बताया भस्मासुर। कहा जैसे ही पाप का घड़ा भरेगा लबालब होकर छलकेगा। कर्नाटका चुनाव के बाद पूरा टारगेट छत्तीसगढ़ का होगा। उन्होंने कह दिया है कि कर्नाटका के बाद अब ये बीजेपी के लोग पूरा फोकस हमारे राज्य पर करेंगे, राजस्थान पर करेंगे और मध्य प्रदेश पर करेंगे। वहाँ पर ईडी के ताबड़तोड़ छापेमारी की जाएगी। बीजेपी अपने पुराने मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करेगी। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव बीजेपी के लिए काफी टफ है क्योंकि भूपेश बघेल की छवि एक ईमानदार नेता की है और एक विकास
बदमाश पुरुष की है। इसी छवि को डेंट पहुंचाने के लिए हो सकता है कि कई सारी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के आदेश दिए हैं। शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में 16 मई 2022 को वजू खाना में मिले होने की बात कही गई थी। वाराणसी जिला जज ने कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। दोस्तों, कोर्ट ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से कहा है कि शिवलिंग को बिना खंडित किए वैज्ञानिक जांच करिए और पता करिए कि कब इसे स्थापित किया गया था, क्या ये वाकई शिवलिंग है। साइंटिफिक जांच करने के लिए कहा गया है दोस्तों। और इस आदेश के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम पहलवानों की शिकायत पर यूपी, झारखंड, कर्नाटका, हरियाणा और कुछ अलग राज्यों के अंदर सबूत जुटाने में जुट गई है। दोस्तों, जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार दिल्ली पुलिस ने SIT का गठन किया है और पहलवानों के द्वारा बीजेपी के सांसद WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच लगातार की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अंजुम आरा ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर JDU का दामन थामा है। कर्नाटक चुनाव से पहले ललन सिंह ने भी बड़ी भविष्यवाणी की है। ललन सिंह ने कहा कि 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद बिहार में न्याय के साथ विकास हुआ। न्याय के साथ विकास का फल है कि महिला हर जगह आगे बढ़ रही है। समाज के निचले पंक्ति में रहने वालों को हमने मुख्य पंक्ति में लेकर आए हैं। जनता के द्वारा नीतीश कुमार ने ही महापौर और उप महापौर चुनने की व्यवस्था की गई। वहीं पर सुशील मोदी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि 1974 से लेकर अभी तक सुशील मोदी छात्र नेता ही रह गए हैं। पार्टी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सुशील मोदी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। साथ साथ दोस्तों, दरभंगा के मेयर अंजुम आरा को शामिल करने के बाद JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोले, कहा इनके आने से पार्टी हमारी मजबूत होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता JDU में गए हैं दोस्तों, तो बिहार कांग्रेस में नाराजगी देखने को भी मिलेगी। इसी के साथ में सचिवों का ट्रांसफर नहीं करने दे रही है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से पहुंच गई केजरीवाल सरकार। बता दें आपको कि अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर फैसला आने के बाद अब दिल्ली सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्विसेज विभाग के सचिव के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया गया है। दोस्तों, शुक्रवार को केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करने दे रही है। दिल्ली सरकार ने CGI के समक्ष कहा कि केंद्र सरकार के सर्विसेज विभाग के सचिव का ट्रांसफर नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो अगले हफ्ते बेंच का गठन करेंगे और इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। साथ साथ दोस्तों, मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर झटका लगा है। CBI मामले में न्यायिक हिरासत को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 2 जून तक का समय दिया गया है, यानी 2 जून से पहले अभी छोड़ने का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है दोस्तों। यानी अभी भी जेल में बंद रहेंगे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप लोग की जो भी राय हो इस पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बाजार नियामक सेबी पर विफलता का आरोप लगाने को लेकर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की स्पेशल बेंच ने जारी सुनवाई के दौरान सेबी ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त वक्त की मांग की थी। तभी याचिकाकर्ता ने अब तक जांच नहीं कर पाने की बात कहते हुए इसे सेबी की विफलता बताई है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि सीधे सेबी पर आरोप मत लगाइए, कमेटी जांच कर रही है। सेबी की तरफ से कोई कमी नहीं रही है। यहाँ दी गई दलील का असर बाजार पर पड़ता है। कुल मिलाकर दोस्तों, सेबी ने मामले की जांच के लिए 6 महीने का अतिरिक्त वक्त मांगा था, जिसके बाद कोर्ट का मानना है कि 6 माह का वक्त ज्यादा है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि 6 माह का वक्त कंप्रेस्ड वक्त है और इस तरह के मामले की जांच करने के लिए ये ज्यादा समय नहीं है, जिस पर कोर्ट की ओर से इजाजत दे दी गई है। दोस्तों, कुल मिलाकर अडानी मामले को लेकर जारी जांच में सेबी की कमी बताकर जो याचिका दाखिल की गई थी, तो अब याचिकाकर्ता को जोरदार फटकार लगाई गई है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी के साथ फिल्म द केरला स्टोरी देखी है। फिल्म के लोक भवन ऑडिटोरियम में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई है। दोस्तों, एक बयान में यह जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान पूरे वक्त मौजूद रहे। बयान में कहा गया कि इस दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रीगण के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठन और महिला संगठन के लोग भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर दोस्तों, अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर बयान देने से नहीं चूके। उन्होंने जोरदार तरीके से तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिक्चर आगे नहीं पीछे बैठकर देखी जाती है। माननीय उत्तर प्रदेश की कहानी पर ध्यान दे तो शायद प्रदेश का कुछ उद्धार हो जाए। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के किसी भी मामले पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, एक बार फिर से उन्होंने ये निशाना साधा है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट असम से आई है, जहां पर देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई के खिलाफ असम पब्लिक वर्कर्स के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने गुवाहाटी की एक अदालत में 1 करोड़ रुपए के मानहानि का मामला दर्ज कराया है। साथ ही उन्होंने गोगोई की आत्मकथा पर रोक लगाने की मांग की है। एनडीटीवी के अनुसार शर्मा ने गोगोई की आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज में उनके खिलाफ कथित भ्रामक और मानहानिकारक हिस्सों को लेकर गोगोई के साथ साथ किताब के प्रकाशक रूपा प्रकाशन
के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया है। शर्मा ने कामरूप मेट्रो जिला अदालत में गोगोई और उनके प्रकाशन को ऐसी किसी भी किताब जिसमें शर्मा के खिलाफ कथित भ्रामक और मानहानिकारक बयान हो उसके प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की है और जो अभी तक जारी कर दी गई है उसके लिए मानहानि का मुकदमा भी किया गया है दोस्तों, और रोकने के साथ साथ 1 करोड़ रुपए के मानहानि की मांग की गई है। देखते हैं रंजन गोगोई की ओर से किस तरीके का रिस्पॉन्स किया जाता है दोस्तों। दरअसल किताब में जो बातें लिखी गई है उसे अपमानजनक बता रहे हैं और ये जब तक साबित नहीं होगा ऐसे ही चलता रहेगा और जिस दिन साबित होगा उस दिन पूरे प्रधान न्यायाधीश की मुश्किलें बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।